जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हेपेटोबिलियरी सिस्टम एंड इन्फेक्शंस। तो इस यूनिट में जो है मेनली 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इन्फेक्टिव सिंड्रोम्स ऑफ हेपेटोबिलियरी सिस्टम एंड एब्डोमेन। दूसरा जो चैप्टर है वो वायरसेस कॉसिंग हेपेटाइटिस। और तीसरा जो चैप्टर है वो है पैरासिटिक इन्फेक्शंस ऑफ हेपेटोबिलियरी सिस्टम। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें मेनली 2 चीज़ होगा। यहाँ पे हेपेटोबिलियरी, हेपेटो मतलब लिवर और बिलियरी मतलब गॉल ब्लैडर और साथ में उसका डक्ट। तो उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कौन कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और कौन कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है, वो इसमें पूरा उसमें डील करेंगे। अब मेनली अगर डिजीज़ की बात करें तो पहला जो चैप्टर है वो मेनली कुछ सिंड्रोम्स के बारे में, कुछ डिजीज़ जो कुछ ऐसी डिजीज़ होंगे जो लिवर पे होती होंगी, कुछ ऐसे डिजीज़ होंगे जो गॉल ब्लैडर को अफेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे डिजीज़ होंगे जो बाइल डक्ट को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि पूरा जो है हेपेटोबिलियरी सिस्टम के ऊपर है, लिवर, बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर सिस्टम के ऊपर। अगला चैप्टर, क्योंकि लिवर से सबसे मेन जो डिजीज़ एसोसिएटेड होता है वो हेपेटाइटिस होता है, तो जो दूसरा चैप्टर है पूरा हेपेटाइटिस पर डिवोट किया गया है, क्योंकि हेपेटाइटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लिवर से अगर कोई एक डिजीज़ अगर सबसे कॉमन है लिवर के लिए तो हेपेटाइटिस है। और तीसरा जो है पैरासाइट्स जो हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, तो कौन कौन से पैरासाइट हैं और वो कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो थर्ड चैप्टर में। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इन्फेक्टिव सिंड्रोम्स ऑफ हेपेटोबिलियरी सिस्टम एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन में या फिर हेपेटोबिलियरी सिस्टम मतलब लिवर या गॉल ब्लैडर, उसमें कौन कौन से इन्फेक्टिव सिंड्रोम्स हो सकते हैं। तो 3 है। पहला है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हो सकता है मतलब लिवर का इन्फ्लेमेशन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, हेपेट मतलब लिवर। दूसरा है लिवर एब्सेस, एब्सेस मतलब क्या होता है, पस, लिवर में जब पस बनने लगता है। और तीसरा है कोलेंजाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, कोलेंज मतलब यहाँ भी कोलेंज लिखा हो मतलब बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन। तो इस चैप्टर में मेनली ये 3 कंडीशन है, हेपेटाइटिस, लिवर एब्सेस और कोलेंजाइटिस। अब जो सबसे पहले हेपेटाइटिस, अब हेपेटाइटिस के बारे में एक और दूसरा चैप्टर भी है, उसमें और डिटेल में, इसमें बस एक ओवरव्यू है कि हेपेटाइटिस क्या होता है। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, ये नाम से ही ऑब्वियस है। उसके बाद होता क्या है कि अब हेपेटाइटिस में 2 चीज़ हो सकता है, तो वो सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब किसी को हेपेटाइटिस हुआ तो वो हेपेटाइटिस से रहा, हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गया। या फिर हो सकता है अगर हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर वो आगे जाके फाइब्रोसिस हो जाएगा लिवर का, सिरोसिस हो सकता है लिवर का, या फिर वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। या तो सेल्फ लिमिटिंग है मतलब हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस तक ही रहेगा, उसका डिजीज़ आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। या फिर क्या हो सकता है वो फाइब्रोसिस बन सकता है, सिरोसिस बन सकता है, या आगे जाके क्या, और मतलब ये सब डेंजरस कंडीशन है, हेपेटाइटिस से ज़्यादा डेंजरस है। लिवर का फाइब्रोसिस हो गया तो बिल्कुल फंक्शनल रहेगा लिवर, लिवर सिरोसिस हो गया, या फिर लिवर में कैंसर डेवलप हो गया, हेपेटोसेलुलर कैंसर। अब जो हेपेटाइटिस जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है इन्फेक्शियस और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। तो मेनली क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इन्फेक्शियस से मतलब है, क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कॉज करते हैं वो इन्फेक्शियस वाला कॉज करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस मतलब जैसे अल्कोहल की वजह से होता है, जो ड्रग्स की वजह से होता है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, वो नॉन इन्फेक्शियस है। लेकिन मेन जो कॉज हेपेटाइटिस का होता है वो इन्फेक्शियस ही होता है, इसलिए और मेन पढ़ना इस चैप्टर में मतलब पूरा माइक्रोबायोलॉजी में ये इन्फेक्शियस वाला पार्ट पढ़ना है। नॉन इन्फेक्शियस वाला सिर्फ 10 या 20% होता है, उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का से काम नहीं है। तो भाई इन्फेक्शियस में कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कॉज कर सकते हैं हेपेटाइटिस को, या तो वायरस कॉज कर सकता है, या बैक्टीरिया कॉज कर सकता है, या फिर पैरासाइट कॉज कर सकता है। तो ये 3 एजेंट्स हैं जो कॉज कर सकते हैं हेपेटाइटिस को। तो हेपेटाइटिस का 2 हो गए, इन्फेक्शियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस में क्या होगा, या तो वायरस कॉज कर सकता है, या बैक्टीरिया कॉज कर सकता है, या पैरासाइट कॉज कर सकता है। और नॉन इन्फेक्शियस में अल्कोहल हो गए, ड्रग्स हो गए, ऑटो इम्यून हो गए। तो अभी तक हेपेटाइटिस में इतना बताया। अब जो है आपको कौन कौन से एजेंट्स हैं, कुछ नाम याद रखने हैं कि कौन से ऐसे वायरस हैं जो कॉज कर सकते हैं हेपेटाइटिस को, कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कॉज कर सकते हैं, या कौन से ऐसे पैरासाइट हैं जो हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले वायरस, तो ये 3 नाम तो बिल्कुल याद होने चाहिए। हेपेटाइटिस वायरस ये बिल्कुल याद होना चाहिए। और हेपेटाइटिस वायरस में टाइप होते हैं, जैसे लिखा है HAV मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस से लेके हेपेटाइटिस ई मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। इनमें से कोई भी वायरस जो है वो कॉज कर सकता है हेपेटाइटिस को। और सबसे कॉमन कॉज जो है हेपेटाइटिस का वो है ये, इनके थ्रू हेपेटाइटिस वायरस जो होते हैं वो होते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस। इसीलिए ये तो हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हेपेटाइटिस का पहला कॉज क्या है, हेपेटाइटिस वायरस, नाम ही में हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस ए से लेकर हेपेटाइटिस ई वायरस तक कॉज कर सकते हैं हेपेटाइटिस को। दूसरा कौन सा वायरस है, येलो फीवर वायरस, ये भी कॉज कर सकता है हेपेटाइटिस को, ये भी एक वायरस है। तो येलो फीवर वायरस जो है वो भी हेपेटाइटिस को कॉज कर सकता है। और ये क्या करवाता है, हेपेटोमेगाली, क्योंकि लिवर को अफेक्ट कर रहा है तो हेपेटोमेगाली, लिवर का साइज़ बड़ा हो जाता है। और साथ में हेमोरेजिक फीवर भी कॉज करवाता है ये। येलो फीवर भी सेकंड चैप्टर में आएगा अलग से। और तीसरा क्या है, कुछ और एजेंट्स हो सकते हैं जैसे साइटोमेगालो वायरस या एप्स्टाइन बार वायरस। तो अगर कोई पूछे हेपेटाइटिस के वायरल फैक्ट कौन कौन से वायरस हैं जो कॉज कर सकते हैं, तो ये 3 नाम बिल्कुल याद होने चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। हेपेटाइटिस वायरस याद होना चाहिए, हेपेटाइटिस ए से लेकर हेपेटाइटिस ई तक, और फिर येलो फीवर वायरस, और तीसरा कौन है, कोई एक याद कर लो, दोनों कर लो बेटर रहेगा ना, तो कोई भी, साइटोमेगालो वायरस और एप्स्टीन बार वायरस। अगला बैक्टीरियल एजेंट्स, अब इसमें जो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पहला जो है जैसे लेप्टोस्पायरा, निसेरिया गोनोरिया, निसेरिया मेनिंजाइटिस और सैल्मोनेला,
इसमें से कोई भी याद रहे, कोई एक याद रहे, कोई दो याद रहे चलेगा। मेनली निसीरिया सबको याद रहता है, निसीरिया गोनोरिया, निसीरिया मेनिंजाइटिस, याद रख सकते हैं। सैल्मोनेला एक बहुत कॉमन स्पीशीज़ है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। तो कोई भी दो मतलब चलेगा, ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट चारों याद होने चाहिए। निसीरिया याद रहता है तो निसीरिया गोनोरिया, निसीरिया मेनिंजाइटिस ऐसे बोल सकते हैं। और सैल्मोनेला क्योंकि एब्डोमेन में बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होता है, तो सैल्मोनेला भी याद रख सकते हैं। तो ये याद रखना तो सिर्फ सैल्मोनेला याद रख सकते हैं, या फिर ये निसीरिया गोनोरिया, निसीरिया मेनिंजाइटिस। और एक अलग थोड़ा अलग बैक्टीरिया जो है एक अलग टाइप का हेपेटाइटिस भी कॉज करता है, उसको कहते हैं क्रोनिक, मतलब बहुत टाइम से है, या फिर ग्रेन्युलोमेटस हेपेटाइटिस। तो ये कौन, इसमें भी कोई एक याद रखना है, माइकोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, ट्रेपोनोमा पैलिडम, कोई भी एक याद रख सकते हैं। ऐसा माइकोबैक्टीरिया हो गया या रिकेट्सिया हो सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वायरल एजेंट मैंने वो सारे याद होने चाहिए, हेपेटाइटिस वायरस, येलो फीवर वायरस, या फिर साइटोमेगालो और एब्स्टीन बार वायरस, ये तीन हो गए। बैक्टीरिया में बस याद रख लिया, या तो सैल्मोनेला स्पीशीज़ याद रख लिया, या निसीरिया गोनोरिया, निसीरिया मेनिंजाइटिस याद रख लिया, और वरना फिर और क्रोनिक में किसी को भी याद रख लिया, जैसे रिकेट्सिया याद रख लिया या माइकोबैक्टीरिया याद रख लिया, अपनी मर्जी है। अगर थोड़ा भूल भी जाओ चले गए। और पैरासाइट्स कॉजिंग हेपेटाइटिस, इसमें ये याद रहना चाहिए, ये दोनों बिल्कुल याद रहना चाहिए। थर्ड चैप्टर में अलग से भी आएंगे, लेकिन तब भी याद रहना चाहिए, यहाँ पे भी याद होना चाहिए। एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, ये क्या कॉज करता है लिवर में? एकाइनोकोकस एक अलग से पूरा आएगा थर्ड चैप्टर में, तो ये नाम अभी याद होना जाए तो बेटर है। हाइटिड सिस्ट कॉज करता है, क्या होता है एग्जैक्टली, वो थर्ड चैप्टर में आ जाएगा। इस यूनिट में मेनली 3 चैप्टर हैं, तो ये पहला चैप्टर चल रहा है। दूसरा है ट्राइपोनोसोमा क्रूजी, अभी ये भी कॉमन सेंस है। ट्राइपोनोसोमा क्रूजी एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ कॉज करता है, उसको कहते हैं चागास डिजीज़, ये मेडिसिन में और पढ़ाया जाएगा, तो ये भी नाम याद होना चाहिए। और लेशमेनिया, तो ये दोनों क्या कॉज करते हैं, ट्राइपोनोसोमा क्रूजी और लेशमेनिया, ये हेपेटोमेगाली कॉज करते हैं। और एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस जो हाइटिड सिस्ट कॉज करता है। तो ये दोनों नाम जो है याद होना चाहिए। तो अभी तक क्या याद होना चाहिए हेपेटाइटिस में? हेपेटाइटिस में मेनली कि एक तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होता है, या तो हेपेटाइटिस ही रह जाएगा, सेल्फ लिमिटिंग रहता है, या फिर आगे अगर उसको ट्रीट नहीं किया सही से तो फाइब्रोसिस, सिरोसिस या हेपेटोसेलुलर कैंसर ये सब बन सकता है वो। अब हेपेटाइटिस के 2 कॉजेज होते हैं, या तो इन्फेक्शियस कॉज हो सकता है या फिर नॉन इन्फेक्शियस कॉज हो सकता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी पढ़े तो इन्फेक्शियस से मतलब है। तो वायरस भी कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है, पैरासाइट भी कॉज कर सकता है। वायरस तीनों नाम याद होने चाहिए। कौन से 3 नाम? हेपेटाइटिस वायरस, दूसरा जो है वो येलो फीवर वायरस, और तीसरा जो है वो है अदर्स, मतलब उसमें साइटोमेगालो वायरस हो गया या एब्स्टीन बार वायरस हो गया, तो ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। बैक्टीरिया में कुछ याद कर सकते हो, जैसे निसीरिया गोनोरिया, निसीरिया मेनिंजाइटिस, या फिर सैल्मोनेला याद रख सकते हो। और फिर दूसरा वाला जो केस था क्रोनिक या ग्रैन्युलोमेटस वाले में, उसमें रिकेट्सिया या माइकोप्लाज्मा कोई भी याद कर सकते हो, नहीं भी याद चलेगा। अगला पैरासाइट कॉजिंग, कि कुछ बैक्टीरिया पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस कौन कॉज करता है, और पैरासाइट दोनों याद होने चाहिए। एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस ये हाइटिड सिस्ट कॉज करता है, और ट्राइपोनोसोमा क्रूजी और लेशमेनिया ये हेपेटोमेगाली कॉज करता है। तो ये हो गए एजेंट्स। तो ये हेपेटाइटिस खत्म हो गया, क्योंकि मैंने बताया था क्या था स्टार्टिंग में, 3 था ना, हेपेटाइटिस था, लिवर एब्सेस था, कोलेंजाइटिस था। अब हेपेटाइटिस के बारे में पूरा डिटेल जो सेकंड चैप्टर पूरा हेपेटाइटिस के ऊपर ही है। तो हेपेटाइटिस का इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब कौन कौन से एजेंट्स कॉज करते हैं। अगला है लिवर एब्सेस। तो अब लिवर एब्सेस जो होता है, एब्सेस का क्या मतलब होता है? पस का बनना, फॉर्मेशन। तो लिवर जो एक सबसे कॉमन ऑर्गन है जिसमें पस बन सकता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गन टू डेवलप विसरल एब्सेस, मतलब सबसे कॉमन विसरा है जिसमें पस बन सकता है। अब लिवर एब्सेस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है पायोजेनिक एब्सेस, एक होता है अमीबिक एब्सेस, एक होता है फंगल एब्सेस। अभी जो पायोजेनिक मतलब पस वाला एब्सेस, ये जो मेनली 2 बैक्टीरिया, अब हमेशा याद रखना ई कोलाई और क्लेप्सियला बहुत जगह आएंगे इस चैप्टर में, तो ये बिल्कुल ये नाम तो बिल्कुल हट जाना चाहिए, ई कोलाई और क्लेप्सियला। तो ये एंटेरिक बैक्टीरिया मतलब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं ये। तो पायोजेनिक एब्सेस कौन कॉज करता है? ई कोलाई और क्लेप्सियला। उसके बाद अमीबिक एब्सेस एक एंटामीबा हिस्टोलिका कॉज करता है इसको। अब एंटामीबा हिस्टोलिका क्या होता है, क्या कॉज करता है? अमीबिक डिसेंट्री भी कॉज करता है, 12th की बुक में भी यही है। तो एंटामीबा हिस्टोलिका जो है वो अमीबिक एब्सेस कॉज करता है। और फंगल एब्सेस कौन कॉज करता है? कैंडिडा। और इसमें जो मेजॉरिटी जो है वो पायोजेनिक एब्सेस होता है, मेनली 80% ऑफ द केसेस जो होते हैं वो पायोजेनिक एब्सेस ही होता है। 10% केसेस होते हैं वो अमीबिक एब्सेस होता है, और 10% होता है फंगल एब्सेस होता है। तो मेनली पायोजेनिक एब्सेस होता है। तो अगर लिवर एब्सेस क्या है? लिवर एब्सेस जो है मतलब फॉर्मेशन ऑफ पस या फिर एब्सेस इन लिवर, और मेनली 3 टाइप का होता है। कौन से 3 टाइप का? पायोजेनिक, अमीबिक और फंगल। अमीबिक, ये अमीबिक डिसेंट्री पढ़ा था, कौन कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री को? एंटामीबा हिस्टोलिका। तो अमीबिक एब्सेस कौन कॉज करता है? एंटामीबा हिस्टोलिका। फंगल एब्सेस कौन कॉज करता है? कैंडिडा। अभी कैंडिडा नाम जो है वही बहुत बार चैप्टर में आएगा फंगल इन्फेक्शंस में। और पायोजेनिक एब्सेस कौन कॉज करता है? ई कोलाई और क्लेप्सियला, ये दोनों नाम बहुत बार साथ में आएंगे। ई कोलाई क्लेप्सियला बहुत बार नाम साथ में आएंगे, उसको यहीं पे याद करना बेटर है। तो लिवर एब्सेस के 3 टाइप हो गए। अब है कि अब इसमें जो मेन जो पढ़ना है वो है पायोजेनिक वाला, क्योंकि 80% ऑफ द केसेस पायोजेनिक ही होता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पायोजेनिक के बारे में। तो सबसे पहले पायोजेनिक क्या होता है? सिंगल और मल्टीपल कलेक्शन ऑफ पस विद इन लिवर, या तो एक जगह पस कलेक्शन होगा लिवर में, या फिर मल्टीपल जगह पे पस का कलेक्शन हो जाएगा। तो ये होता है पायोजेनिक लिवर एब्सेस। नाम से क्लियर है, पायोजेनिक मतलब पस, लिवर एब्सेस मतलब लिवर में
पस बनना। अब अगला है पैथोजेनेसिस, मतलब होता क्या है। तो होता क्या है कि लिवर में जो होता है कि जैसे बाइल ट्रैक्ट में कोई बैक्टीरिया चला गया है, कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं पायोजेनिक लिवर एब्सेस, दो बताए थे मैंने, हमेशा साथ याद रखना है, ई कोलाई और क्लेब्सिएला। तो होता क्या है कि जैसे बाइल ट्रैक्ट हो गया, या फिर किसी के पेरिटोनियल कैविटी में वो बैक्टीरिया है, ई कोलाई क्लेब्सिएला, या किसी के अपेंडिक्स में वो है, या किसी के ब्लड में वो बैक्टीरिया है, तो वो फाइनली जाके लिवर में पहुंच जाता है और लिवर में जाके इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो कॉज क्या है पायोजेनिक लिवर एब्सेस का, लिवर में पस बनना क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू लिवर फ्रॉम बिलियरी ट्रैक्ट, सबसे कॉमन रीज़न यही है, या फिर पेरिटोनियल कैविटी, या फिर अपेंडिक्स, या फिर ब्लड के थ्रू। मतलब क्या सबसे कॉमन क्या क्या पैथोजेनेसिस है, क्यों कॉज होता है लिवर एब्सेस, जब बाइल ट्रैक्ट से, या फिर पेरिटोनियल कैविटी से, या फिर अपेंडिक्स से, या फिर ब्लड के थ्रू, ये जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है पायोजेनिक एब्सेस का, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, ई कोलाई या फिर क्लेब्सिएला निमोनिया, ये जो है कहाँ पहुँच जाता है, लिवर में पहुँच जाता है और वहाँ पे जाके ये पस फॉर्मेशन करवा देता है। अब एक ही मैनिफेस्टेशन किसी को अगर हो गया पायोजेनिक लिवर एब्सेस, तो सिंपल सी बात है, अगर पस फॉर्मेशन ये सब चीज़ें हो रही हैं तो फीवर होगा और अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस। अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस क्यों, लिवर कौन से क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है, अपर क्वाड्रेंट में, और राइट या लेफ्ट, राइट। तो अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, टेंडरनेस मतलब पेन ऑन टच। तो लिवर के नीचे, मतलब लिवर कहाँ पे, अपर क्वाड्रेंट में लोकेटेड है, तो वहाँ पे अगर ऊपर से पालपेट करेंगे, मतलब उसको वो करेंगे तो पेन होगा उसको। तो फीवर और अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस ये मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि वो एब्सेस जो है, जैसे एब्सेस अभी क्या है, अभी एक बैग के अंदर है, एक पाउच के अंदर है, हो सकता है वो फट जाए, रप्चर हो जाए, तो इससे क्या होगा, वो सारा लीवर से किस में, पूरा एब्डोमिनल कैविटी में लीक हो, वो फैल जाएगा वो पस। तो रप्चर ऑफ एब्सेस में लीड टू इंट्रा एब्डोमिनल और प्लियोरोपल्मनरी एब्सेस, और लिवर में फैल गया, जैसे लिवर का पस था, किसी एक पाउच के अंदर लिवर में पस था, वो रप्चर कर गया, तो पूरा एब्डोमिनल कैविटी में पस पहुँच गया। अब पूरा एब्डोमिनल कैविटी जहाँ भी जाएगा वहाँ पे इन्फेक्ट कर सकता है, दूसरे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकता है, दूसरे चीज़ों को इन्फेक्ट कर सकता है, या फिर प्लूरल कैविटी में चला गया या पल्मनरी कैविटी में चला गया, तो वहाँ पे जा सकता है, उनको जाके इन्फेक्ट कर सकता है ये। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि अगर वो पस गलती से फट गया, तो अगर वो एब्डोमेन में फैल गया अगर वो पस, या फिर वो ऊपर थोरैसिक कैविटी में फैल गया, तो जो ऑर्गन्स जो हैं आसपास उनको अफेक्ट कर सकता है, वहाँ पे नया एब्सेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक कॉम्प्लिकेशन है, फिर कंडीशन क्रिटिकल हो जाएगा। उसके बाद एटियोलॉजी, मेनली स्प्रेड कैसे होता है, तो मेनली मैंने बताया था स्प्रेड मेनली बिलियरी ट्री, बाइल डक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है मेनली। मैंने जो रीजंस बताया था ये है ना, लोकल पैथोजेनेसिस में लिखा हुआ है, लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू लिवर फ्रॉम बिलियरी ट्रैक्ट, मोस्ट कॉमन। तो मेनली बिलियरी ट्रैक्ट से आ सकता है वो इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया बिलियरी ट्रैक्ट से स्प्रेड करके लिवर में आ गए, और कौन से बैक्टीरिया, क्लेब्सिएला और ई कोलाई। या फिर इंट्रा पेरिटोनियल सोर्स, एब्डोमेन के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर, और कहीं से वो बैक्टीरिया माइग्रेट करके लिवर की तरफ आ सकते हैं। और कौन सा बैक्टीरिया मेनली आता है ऐसे, अगर ऐसा मेनली अगर किसी और ऑर्गन से आना हो लिवर की तरफ, तो बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस, ये भी नाम बिल्कुल याद होना चाहिए चैप्टर में। लास्ट में एक लिस्ट होगा, इसमें कौन कौन से नाम इस चैप्टर में आएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अभी तक क्या रिपीट हो रहा है, क्लेब्सिएला, ई कोलाई और एक बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस, ये भी आगे भी आएगा। तो बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस जो होता है, या तो वो रीज़न हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हेमाटोजिनस सोर्स, ब्लड से स्प्रेड होते होते आ गया। अगर ब्लड से स्प्रेड होते होते अगर लिवर में आया है, तो मेनली वो स्टेफ ऑरियस है जो कॉज कर रहा है पायोजेनिक लिवर एब्सेस को। तो मेनली पायोजेनिक लिवर एब्सेस को ये तीन चीज़ें कॉज करती हैं। अब ये लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो लैब डायग्नोसिस में क्या है, ब्लड कल्चर लेंगे उसका, तो ब्लड कल्चर पॉजिटिव आएगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म को कल्चर करना है ब्लड कल्चर में कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म मिल ही जाएगा, या तो क्लेब्सिएला मिल जाएगा, या ई कोलाई, या फिर बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस, या फिर स्टेफ ऑरियस, ज़रूर कोई ना कोई किसी बैक्टीरिया के लिए वो पॉजिटिव होगा, तो ब्लड कल्चर पॉजिटिव मिलेगा। WBC काउंट इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन को फाइट करने की कोशिश कर रहा होगा बॉडी। और लिवर के एंजाइम्स, क्योंकि लिवर अफेक्टेड है, तो लिवर के एंजाइम जो होंगे वो एलिवेटेड होंगे, ब्लड के अंदर जब लिवर के एंजाइम्स देखोगे तो एलिवेटेड होंगे, क्यों, क्योंकि लिवर में प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी। और CT स्कैन करना पड़ता है एक्जैक्टली लिवर में राइट लोब में, लेफ्ट लोब में, इंफीरियर सरफेस पे, सुपीरियर सरफेस पे, कहाँ पे लोकेटेड है, तो CT स्कैन करके एब्सेस को लोकेट करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, एक तो सर्जिकल ड्रेन है, सर्जरी करके ड्रेन करते हैं, मतलब सारा पस बाहर निकालते हैं ताकि वो कहीं रप्चर ना हो जाए और जगह ना फैल जाए। और दूसरा एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, जो बैक्टीरिया जो पस बनवा रहा है उसको मारने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स चलाते हैं। तो ये मतलब एक पूरा था पायोजेनिक लिवर एब्सेस, मतलब एक शॉर्ट में एक स्लाइड में कि पायोजेनिक लिवर एब्सेस होता क्या है। तो इसका पैथोजेनेसिस क्या था कि दूसरी जगह से स्प्रेड होकर वो लिवर की तरफ पहुंच जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जगह कहाँ जहाँ से स्प्रेड होगा वो बिलियरी ट्रैक्ट है, और अगर बिलियरी ट्रैक्ट से स्प्रेड होकर आया तो कौन कॉज करेगा, क्लेब्सिएला या ई कोलाई। अगर इंट्रा पेरिटोनियल मतलब किस पेरिटोनियम में किसी और ऑर्गन से स्प्रेड होकर आया तो कौन कॉज करेगा, बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस। और अगर हेमाटोजिनस सोर्स ब्लड से स्प्रेड होकर आया लिवर की तरफ पायोजेनिक लिवर एब्सेस कॉज कराने के लिए, तो स्टेफ ऑरियस सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म होगा। मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, मेनली फीवर होगा और अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस, क्योंकि लिवर अपर क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है रप्चर हो जाए एब्सेस, अगर एब्सेस फट जाए तो क्या होगा, या तो एब्डोमेन में फैल जाएगा, तो फिर एब्डोमेन दूसरा ऑर्गन्स में एब्सेस फॉर्मेशन करवा सकता है। और अगर थोरैसिक कैविटी में अगर फट गया तो प्लूरल कैविटी में या पल्मोनरी कैविटी में वहाँ पे वो करवा सकता है।
लैब डायग्नोसिस क्या, ब्लड कल्चर करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करने के लिए वो पॉजिटिव आएगा, WBC बढ़ा हुआ मिलेगा और लिवर के एंजाइम्स उसको एलिवेटेड मिलेंगे क्योंकि लिवर अफेक्टेड है, और एक्जैक्टली लोकेट करना है एब्सेस कहाँ पे, तो CT स्कैन करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, पस को सर्जिकली ड्रेन कर देंगे और फिर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। उसका देख अगला जो एक और छोटा सा है, अमीबिक लिवर डिजीज़। अमीबिक लिवर डिजीज़ ये मेनली क्यों होता है, ये होता है एंटामीबिक हिस्टोलिका की वजह से। अमीबिक है ना, एंटामीबा हिस्टोलिका क्या कॉज करवाता है, एंटामीबा हिस्टोलिका क्या कॉज करवाता है, अमीबिक डिसेंट्री। तो एंटामीबिक हिस्टोलिका जो होता है वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन से माइग्रेट करके लिवर में चले जाता है और वहाँ पे पस बनवाने लगता है। और किस कलर का कस बनवाता है, एनकवी सॉस पस, एक वर्ड लिखा हुआ है एनकवी सॉस पस, कौन बनवाता है, तो एंटामीबा हिस्टोलिका। वो लार्ज इंटेस्टाइन से, मेनली एंटामीबिक हिस्टोलिका जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ पे अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। कभी कभी कुछ लोगों में वो माइग्रेट करके लिवर में पहुँच जाता है, वहाँ पे पस बनाना स्टार्ट कर देता है। किस टाइप का पस, एनकवी सॉस पस, वो अमीबिक लिवर डिजीज़ कॉज करता है। तो अब जो है मैंने जो 3 कंडीशन बताए थे, मैंने क्या बताया था, हेपेटाइटिस, लिवर एब्सेस, तो हेपेटाइटिस हो गया, लिवर एब्सेस हो गया। लिवर एब्सेस के 3 टाइप क्या है, एक पायोजेनिक वाला था, पायोजेनिक एब्सेस, एक था ये अमीबिक वाला एब्सेस और एक था फंगल एब्सेस। तो पायोजेनिक के मैंने कॉज बता दिए, ये एंटामीबा ई कोलाई और क्लेप्सिएला। फिर दूसरा टाइप कौन था लिवर एब्सेस का, दूसरा टाइप था जो लिवर वो अमीबिक एब्सेस, उस वो कौन कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलिका। और तीसरा टाइप कौन था, तीसरा टाइप था फंगल एब्सेस, वो कौन कॉज करता है, कैंडिडा। तो लिवर एब्सेस होगा। फिर पायोजेनिक एब्सेस को जो ई कोलाई और क्लेप्सिला मेनली कॉज करते हैं उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा, उसका पैथोजेनेसिस, मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल एक स्लाइड में पढ़ लिया। अब लास्ट जो बचता है वो है कोलेंजाइटिस। तो कोलेंजाइटिस अब क्या होता है, तो कोलेंजाइटिस जैसे नाम में है आइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और कोलेंज मतलब बाइल डक्ट, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट। एक वर्ड आता है कोलेसिस्टाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ये है कोलेंजाइटिस, तो ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट। अभी मेनली 3 रीज़न हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट के, या तो बैक्टीरियल हो सकता है, या तो पैरासाइट हो सकता है, या फिर वायरल हो सकता है। बैक्टीरियल कौन सा, वही ई कोलाई और क्लेप्सिएला, मैंने कहा था ना साथ साथ आएंगे बार बार ये, तो ई कोलाई और क्लेप्सिएला ये होगा बैक्टीरियल रीज़न कोलेंजाइटिस का। और जो दूसरा डिजीज़ पड़ा था लिवर एब्सेस, उसमें भी कौन कॉज था उसका, उसमें भी कॉज कौन था, वो जो पायोजेनिक एब्सेस था उसका कॉज कौन था, उसका कॉज भी ई कोलाई और क्लेप्सिएला थे। दूसरा है पैरासाइट्स, अब ये नाम भी याद होना चाहिए, फैसुला हेपेटिका, कोनोर्किस और एस्कैरिस, ये तीनों पैरासाइट्स हैं जो कॉज करते हैं कोलेंजाइटिस को। ये भी नाम बार बार आएंगे, तीसरा चैप्टर पूरा पैरासाइट्स के ऊपर ही है, तो अभी नाम याद रह जाए तो बेटर है। फैसुला हेपेटिका ये तो 12th में भी 11th में भी आता है ये, और क्लोनोर्किस और एस्कैरिस से बार बार नाम आएंगे, तीनों नाम बार बार आएंगे। और वायरल कॉसेज क्या हो सकते हैं कोलेंजाइटिस के, हेपेटाइटिस वायरस हो या फिर HIV, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेपेटाइटिस वायरस है HIV। तो बैक्टीरियल में ई कोलाई क्लेप्सिएला। अब बैक्टीरिया में होता क्या है कि मेनली जब अगर बैक्टीरियल रीजन है कोलेंजाइटिस का, तो मेनली होता क्या है कि डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होता है। अगर ऐसा आदमी देखेंगे जिसके अंदर कोलेंजाइटिस और रीजन बैक्टीरिया, तो साथ में ये चीज़ ज़रूर दिखेगी कि उसका जो डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा स्टोन्स की वजह से। तो स्टोन की वजह से डक्ट मतलब गॉल स्टोन्स बने हुए होंगे और डक्ट को ब्लॉक किए हुए होंगे, और साथ में क्या होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा होगा। और कौन सा बैक्टीरिया का, ई कोलाई और क्लेप्सिएला, और इसकी वजह से क्या होगा, बाइल डक्ट जो है पूरा इन्फ्लेम्ड हो गया होगा। पैरासाइट्स जो होते हैं फैसुला हेपेटिका, क्लोनोर्किस या एस्कैरिस, ये मेनली क्या करवाते हैं बाइल डक्ट का, पहले इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, फिर अल्टीमेटली नेक्रोसिस हो जाता है और फाइब्रोसिस भी हो जाता है, मतलब फाइबर्स डक्ट में फाइबर बन जाते हैं। तो ये है पैरासाइट्स। और वायरल में है हेपेटाइटिस वायरस या फिर HIV। तो मेनली कोलेंजाइटिस में क्या कि होता है, क्या इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट। बैक्टीरियल कॉज क्या हो सकते हैं, ई कोलाई या फिर क्लेप्सिएला। साथ में क्या होता है, मेनली स्टोन्स भी एसोसिएटेड होते हैं, मतलब गॉल स्टोन्स बने हुए होते हैं और बैक्टीरिया का इन्वेजन होता है। पैरासाइट्स कौन से होते हैं, 3 पैरासाइट्स याद रखने कोलेंजाइटिस में, फैसुला हेपेटिका, क्लोनोर्किस और एस्कैरिस। और ये क्या करवाते हैं, नेक्रोसिस और फाइब्रोसिस। फाइनली वायरल कॉजेज क्या हो सकते हैं, हेपेटाइटिस वायरस या फिर HIV। अब जो है मेन 3 डिजीज़ हो गए, अब थोड़े एब्डोमेन के थोड़े कुछ डिजीजेस। तो पहला है पेरिटोनाइटिस, नाम से ही दिख रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। अब पेरिटोनाइटिस जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी या फिर स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, और दूसरा होता है सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। अब जो प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी जो होता है उसमें होता क्या है कि प्राइमरी में कोई बैक्टीरिया डायरेक्टली आके पेरिटोनाइटिस कॉज नहीं कर रहा है, वहाँ पे असली में कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जा रहा है। जैसे किसी को लिवर सिरोसिस है और कुछ दिन बाद पहले लिवर सिरोसिस था और कुछ दिन बाद जाके उसको क्या हुआ, उसको जाके पेरिटोनाइटिस हो गया, देखा कि उसका पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो गया। तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली बैक्टीरिया आके वो नहीं कर रहा है, नो प्राइमरी इन्फेक्शन। ये नहीं कि कोई पेरिटोनियम में आके, पेरिटोनियल कैविटी में आके कोई बैक्टीरिया आ रहा है और फिर वहाँ जाके उसको डायरेक्टली इन्फेक्ट कर दे रहा है।
कोई और चीज़ हुई है, कोई और डिजीज़ हुई है और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से पेरिटोनियम उसका इन्फ्लेम हो गया, जैसे लिवर सिरोसिस हो गया या फिर कोई और कंडीशन, कोई प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं होता, यानी कि बैक्टीरिया सिर्फ वही पेरिटोनियम को इन्फ्लेम करवाने के लिए आया था। और उसमें एक कॉज कौन होता है, एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब इंटेस्टाइन में रहने वाला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और सबसे कॉमन कौन है, एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन, सबसे कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में रहता है वो कौन है, इकोलाई है। तो इकोलाई एक बहुत कॉमन कॉज है, इकोलाई जो है एक बहुत कॉमन कॉज है जो प्राइमरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कॉज करता है। तो ऐसे पेशेंट को होता क्या है, फीवर होता है, एसाइटिस होता है और एब्डोमिनल पेन होता है। फीवर, एसाइटिस क्योंकि पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन में पेरिटोनियल फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, और एब्डोमिनल पेन होता है। और सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस क्या होता है, इसमें जो है बैक्टीरिया बगल वाले ऑर्गन से खुद बैक्टीरिया आके पेरिटोनियम को इन्फ्लेम कराता है, जैसे। और यहाँ पे क्या रीज़न होता है, यहाँ पे भी इकोलाई या फिर बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस, ये दो रीज़न होते हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है कि कोई और कंडीशन होता है, जैसे सिरोसिस हो गया या कोई और लिवर का कंडीशन है, उसकी वजह से जो है पेरिटोनाइटिस हो गया, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया जो है बगल वाले ऑर्गन से आके वहाँ पेरिटोनियम में आ जाते हैं और वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन करा देते हैं। अब एक तीसरा टाइप है, वो छोटा सा दिया हुआ है, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनाइटिस, CAPD। जो पेशेंट मेनली डायलिसिस पे होते हैं उनमें भी कभी कभी पेरिटोनाइटिस देखा जाता है। तो उसमें बस नाम रखना है, इस CAPD मतलब इसका वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना है, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज जो होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनाइटिस, जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं बहुत प्रोलॉन्ग टाइम पे, उनके अंदर कभी कभी स्टेफाइलोकोकस जो है वो पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है। फिर अब एक स्प्लीन से रिलेटेड कुछ, स्प्लीनिक एब्सेस। इसमें बस इतना याद रखना है कि स्प्लीनिक, किसी के स्प्लीन में एब्सेस बनने लगा, बहुत रेयर होता है ये, किसी के स्प्लीन में अगर एब्सेस बनने लगा तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, वो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। अगर किसी को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो हो सकता है कि उसके स्प्लीन में भी एब्सेस बनने लगे। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्यों होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया हो सकता है कि स्प्लीन में जाके एब्सेस बनाना स्टार्ट कर दे। इन्फेक्शियस स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का जो साइज़ है बहुत वजह से बड़ा हो सकता है। तो अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो रहा है तो उसको कहते हैं इन्फेक्शियस स्प्लीनोमेगैली। और होता कब है, जब असली में जैसे ब्लड में बहुत सारे पैथोजेंस आ गए तो स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, स्प्लीन हाइपर एक्टिव हो गया है, स्प्लीन जो है हाइपर एक्टिव हो गया है उनको डिस्ट्रॉय करने और फिल्टर करने के लिए। जिससे क्या होता है, स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो मेनली जैसे लेशमेनियासिस, मलेरिया, शिस्टोमा, ये सब जो है वो कॉज करते हैं इन्फेक्शियस स्प्लीनोमेगैली। इनको फिल्टर करने में, इनको किल करने में स्प्लीन जो है वो साइज़ अपना उसका बड़ा हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। और लास्ट है पैंक्रियाटाइटिस, मतलब पैंक्रियाज का इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है, मेनली एब्डोमिनल पेन, फीवर, टैकीकार्डिया और वॉमिटिंग। इसमें इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स उतना ज़रूरी नहीं है, बस अगर कुछ याद है तो ठीक है। वायरस में मम्स, कॉक्सैक्सी वायरस, बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा सैल्मोनेला, पैरासाइट्स में एस्कैरिस और क्लोनोर्किस, और फंगाई में एस्परजिलस एंड कैंडिडा। इसमें कुछ नाम याद रहे तो ठीक है, वरना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब छोटे डिजीज़ हैं मतलब, लेकिन मेन जो थे वो 3 थे। लिवर एब्सेस था, उसमें पायोजेनिक एब्सेस थोड़ा डिटेल में था। उसके बाद पेरिटोनाइटिस था। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है ये पता होना चाहिए। और एक ये CAPD MCQ में आ सकता है। उसके बाद एक कोलेंजाइटिस क्या होता है, और कोलेंजाइटिस में ये बताया था 3, ये इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए, पायोजेनिक ये डिटेल में पता होना चाहिए, ये अच्छे से बताया था, इसमें कोई टफ नहीं है। और ये लिवर एब्सेस का 3 टाइप और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। और फिर ये जो इसमें वायरल वाले बिल्कुल याद होने चाहिए, बैक्टीरियल वाले 2-3 याद हो चलेंगे, पैरासाइट में वो दोनों याद होने चाहिए। तो एंड में जो है, तो ये पूरा जो फर्स्ट चैप्टर जो है ये उसका समरी था और ये फर्स्ट चैप्टर था। तो एंड में जो है ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो मतलब बार बार आए, जो नाम मतलब अभी तक याद हो जाने चाहिए। वो कौन है, इकोलाई, क्लेप्सिला, मैं बता दोनों साथ साथ में आ रहे हैं, बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस, क्लोनोर्किस, फैसियोला हेपाटिका और एस्कैरिस, ये तीनों साथ में आ रहे थे। और कैंडिडा एक फंगस है, ये तीनों क्या पैरासाइट हैं, क्लोनोर्किस, फैसियोला हेपाटिका और एस्कैरिस, ये तीनों नाम याद होने चाहिए, क्लोनोर्किस, फैसियोला हेपाटिका, एस्कैरिस। कैंडिडा एक फंगस है, हेपेटाइटिस वायरस थोड़ा बार बार आया, इकोलाई, क्लेप्सिला बार बार आया और बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस बार बार आया। तो ये था टोटल मतलब पहला चैप्टर।